हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। एक सेशन मिल चुका है एसपीएसएससी का टेक्नीशियन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए 40 तक हो गए थे। टोटल 120 क्वेश्चन है। ताकि उसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन उसका ये है कि सारे प्रीवियस ईयर में है जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, खासकर यूपीपीसीएल टीच 2 में। सही है, तो सेशन पसंद है बाबू तो इसको लाइक शेयर और चैनल पहली बार आओगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, यानी निम्न में से क्या जल शक्ति का एक नुकसान है। देखते हैं क्या है कि यह उन्मूलन करते हैं और वन्यजीव पर प्रभाव डालते हैं। दूसरा, इनसे खतरनाक उत्सर्जन होता है। तीसरा, यह ऊर्जा का एक अस्थिर स्रोत है। चौथा, यह लंबी दूरी की विद्युत संचरण के लिए उपयुक्त नहीं है। 41 का पूछा है। तो देखो होता क्या है, वन उन्मूलन करते हैं और वन्य जीव पर प्रभाव डालते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट जो है हमारे एक तरीके से कहे तो डिफॉरेस्टेशन और वन्य उन्मूलन मतलब एक तरीके डिफॉरेस्टेशन मतलब कि जैसे कटाव वटाव होता है उसके लिए, और ये जो वन्य जीव है उस पर भी प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो याद रखना है इसका दोनों जो है एक तरीके से नुकसान, हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डिसएडवांटेज है। ठीक है, याद रखना। तो दे हार्मफुल एमिशन ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें। अनस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं, क्या है, स्थिर सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और ये लंबी दूरी के विद्युत संचरण के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्या है कि नवीकरणीय और दूसरी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 1981 में किसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखना मतलब कि हम क्या करें, रिन्यूएबल स्रोत यानी जो नवीकरणीय और दूसरी वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के ध्यान रखते हुए जो भारत सरकार ने कदम उठाए थे 1981 में, उसको क्या बोलते हैं, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत आयोग। ठीक है, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत आयोग यानी कमीशन ऑफ एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी और किस तरीके से हम क्या करें, ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। हालांकि ये जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, मगर इस तरीके से संबंधित है। चलो अगला क्वेश्चन है कि IREDA वह डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी IREDA भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, क्यों किया गया ये इंपॉर्टेंट है। तो सर ये किया गया है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग करने के अधिक बेहतर तरीकों को लागू करना। यानी परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जैसे हमारे कौन कौन से, पेट्रोल है, डीजल है, सारी चीज़ें, उसको किस तरीके से सही तरीके से हम यूज़ करके अपने जो इसकी लाइफ है कि मान लो कि 20 साल बाद पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, 40 साल बाद ख़त्म हो जाएगा, उसको बढ़ाकर और लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसका सही से इस्तेमाल करोगे, जितनी ज़रूरत उतना करोगे तो तुम इसकी लाइफ को अपनी एक तरीके से अपने लिए अच्छा कर दो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन पूछा है कि द ओनली कंट्री हैविंग अ फुल फ्लेज मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्स इज, यानी एकमात्र देश जहां पर नए और नवीकरण स्रोतों के विकास के लिए एक पूर्ण कार्यरत मंत्रालय है। तो कौन सा देश है हमारा, तो हमारा कौन सा है, भारत है। यानी एक तरीके से कहते हैं इसका मंत्रालय यानी एक सरकार होगी इसकी। ठीक है, इसका कोई एक मंत्री होगा जो इस सारी चीज़ों को ध्यान रखेगा कि कैसे एक नवीकरण स्रोत को ऊर्जा बढ़ानी है, कैसे कार्य करना है, कितने करना है, नियम कानून सारे बने होंगे। सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 45 कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट आर इमिटेड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी जीवाश्म ईंधन जलने के निम्न में से कौन सा प्रदूषक उत्सर्जित होता है। क्या क्या उत्सर्जित होता है ये देखते हैं। देखो यूरेनियम रेडियम ये सब तो होगा नहीं, पहली कहानी। नोबल गैस होगा नहीं, ये पहले काट दिए। ठीक है, अब देखो कैल्शियम हाइलाइड होगा नहीं। ऑप्शन क्या बचा, 45 का ऐसे ही हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन के ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर भी निकलते हैं। और सबसे ज़्यादा दूषित कौन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि एक पेट्रोकेमिकल है और यह रासायनिक फार्मास्यूटिकल एवं पेंट उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जिनका रासायनिक, फार्मास्यूटिकल यानी दवा हुआ के फार्मास्यूटिकल में और पेंट उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा कौन सा होता है? तो जो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये सी हो जाएगा 46 का सी। ठीक है, यानी कोयला एक क्या है? पेट्रोकेमिकल है, कोई दिक्कत नहीं। कोयला क्या है? पेट्रोकेमिकल यानी पेट्रोलियम का ही एक अवरूप है। ठीक है, और ये रासायनिक, फार्मास्यूटिकल और पेंट उद्योगों में आसानी से प्रयोग किए जाते हैं। सही है ना? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो अगला फिर पूछ दिया है कि इनमें तो कौन सा हाइड्रो पावर प्लांट का डिसएडवांटेज नहीं है, यानी हानि नहीं है। यानी किसकी बात कर रहा है? लाभ को पूछ रहा है। तो लाभ क्या है सर? इसको और ऊपर करते हैं। लाभ क्या है ये देखते हैं कि यह एक बड़ा भूभाग जलमग्न होकर वन उन्मूलन करता है। ठीक है, तो ये तो हमारी क्या हो जाएगी एक तरीके से, ये हमारी तो सर हानि है। दूसरा, ये बड़ी जनसंख्या का विस्थापन और पुनर्वास करने का कारण होता है। तो ये भी क्या है हमारा? डिसएडवांटेज यानी हानि है। क्योंकि क्या होता है, जहाँ डैम बनता है ना, उसके कुछ जगहों के इलाकों को क्या किया जाता है? खाली करा लिया जाता है कि कभी कोई बाढ़ की संभावना बढ़े तो प्रभावित न हो। अगला देखते हैं, यह भूकंप जैसे पड़ने में विक्षोभ का कारण होता है। सही बात है। ठीक है, तो ये भी हानि है। मगर यह भूस्खलन जैसी आपदा का कारण होता है, नहीं, ये सही नहीं है। बल्कि जब डैम बनता है तो ये क्या होता है? भूस्खलन वाली प्रॉपर्टी को रोक देता है। सही है, तो एक तरीके से ऑप्शन इसका ये लाभ है। और वही पूछा है कि हानि नहीं है, मतलब क्या है? लाभ ही की बात बोल रहा है। सही है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि यूरेनियम का कौन सा यूरेनियम का आइसोटोप है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उपयोग किया जाता है? आइसोटोप मतलब समझते हो? परमाणु भार सेम होते हैं मगर परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, तो उसको क्या बोलता है? आइसोटोप। और आइसोबार मतलब परमाणु क्रमांक सेम होते हैं मगर परमाणु भार अलग अलग होते हैं। तो वो कौन से होते हैं? तो सर हमको पता है वो हमारे कौन से होते हैं? यूरेनियम 235 होते हैं, जिनका प्रयोग हम किस में करते हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट में करते हैं। ठीक है, कभी कभी 32 भी कर लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन अमीटर द शंट रेजिस्टेंस यूजुअली क्या होता है? अच्छा, हमको पता है कि जो शंट रेजिस्टेंस करते हैं मीटर में वो क्या होती है? बहुत निम्न मान का होता है। ठीक है, क्या होता है? निम्न मान का होता है। तो 49 पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यही मल्टीप्लायर होता है, और मल्टीप्लायर हमारा कहाँ प्रयोग होता है? वोल्ट मीटर में, तो बहुत उच्च मान का होता है। और ये जो शंटिंग करते हैं किस लिए करते हैं? अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, और मल्टीप्लायर भी प्रयोग करते हैं तो वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए करते हैं। सही है ना? तो ऑप्शन नंबर बी से कम सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछ ही दिया है कि शंट का अमीटर में क्या काम होता है? तो हमको अभी भी बताएं कि जो शंट में अमीटर का काम होता है वो क्या करता है? हमारे बाईपास द करंट, यानी करंट को बाईपास करके क्या करता है? हमारी रेंज को बढ़ाने का काम करता है अमीटर के। ठीक है, या फिर तुमको एक गैल्वेनोमीटर को अगर तुमको अमीटर में बदलना है तो तुम एक शंटिंग करोगे तो वो अमीटर की तरह कार्य करने लगता है। और यही काम होता है कि शंट का काम यही होता है कि बाईपास करेगा, और बाईपास करंट करने के बाद क्या कर देता है? उसकी रेंज को इंक्रीज़ कर देता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, धारा को बाईपास करना, बाईपास मतलब अपने अंदर से नहीं उसके बगल से गुजार देना, बाईपास कहलाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, अमीटर क्या है? तुमको पता है कि अमीटर सर क्या होता है? उस क्षण के मान को दिखाता है, ताक्षणिक मान को दिखाता है। ठीक है, यानी 5 एम्पीयर तो 5 एम्पीयर की धारा को दिखा देगा। और वो किस रूप में दिखाता है? संकेतक के रूप में। इसलिए क्या होता है हमारा? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, याद रखना कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट हमारे गैल्वेनोमीटर ये सब सारे हो जाते हैं। ठीक है, जो मान नहीं दिखाते हैं, केवल ये बता देंगे कि हर उपस्थिति है। देखिए गैल्वेनोमीटर यही करता है ना, बस बता देगा कि सर धारा बह रही है, कितना बह रहा है ये नहीं बताता है। तो ऐसा काम जो भी करते हैं उसको प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में रखा जाता है। सही है ना? चलो अगला देखते हैं, मिली अमीटर किस लिए प्रयोग होता है? तो सर जी मिली दिया हो, चाहे किलो दे, चाहे मेगा दे, अगर अमीटर है तो केवल अमीटर के तौर पर ही काम करेगा। ठीक है, तो याद रखना 52 का क्या हो जाएगा हमारा? ये सही हो जाएगा। ठीक है, मिली अमीटर सही है ना? तो अमीटर के तौर पे काम करता है। ये देखो सारे क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो तुम्हारे अगर इसको लगाते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस जरूर बिल्डअप होता है। सही है, तो याद रखना ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पूरा क्वेश्चन देखना है, पार्ट 1 भी देख लेना और 2 भी अगर नहीं देखे हो तो। चलो अगला देखते हैं। फिर देखो फिर भी क्वेश्चन पूछ दिया, कल भी पूछा था एक वाट मीटर से, आज भी पूछा है कि 2 वाट मीटर मेथड है। ठीक है, और दोनों पे क्या है?
बोथ द वाटमीटर हैड आइडेंटिकल रीडिंग है। क्या है? आइडेंटिकल रीडिंग है। ठीक है, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगी? तो सर पावर फैक्टर हमारी क्या हो जाएगी? यूनिटी हो जाएगी। ठीक है, 53 का ए हो जाएगा यूनिटी। सही है, जब दोनों के समान रीडिंग हो और अगर पॉजिटिव में हो तो समान रीडिंग होने पे यूनिटी हो जाती है, और दोनों का समान रीडिंग हो मगर जीरो नेगेटिव रीडिंग दिखा रहा हो तो ये हमारा क्या हो जाता है? तो हमारा हो जाता है जीरो लैगिंग, जीरो पावर फैक्टर। सही है ना, इसको याद रखना, यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा। चलो इकाई अगला देखते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट एनर्जी मीटर आर इसेंशियली क्या होता है? जो इलेक्ट्रोलाइट एनर्जी मीटर होता है वो क्या करता है? टू वाट आवर मीटर होता है, एम्पियर आवर मीटर होता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे वाट आवर हो चाहे एम्पियर, या इनमें तो कोई नहीं। तुमको पता है जो इलेक्ट्रोलाइट एनर्जी मीटर है केवल वो डीसी के एनर्जी को मापता है, इसलिए क्या होता है? एम्पियर आवर मीटर होता है। ठीक है, एम्पियर आवर मीटर होता है। सही है ना, जिसका याद रखना है द इलेक्ट्रोलाइट एनर्जी मीटर आर एसेंशियली एन एम्पियर आवर मीटर होता है। 54 का बी सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पूछा क्या है कि एक इंडक्शन वाट आवर मीटर है। अच्छा, ड्यू टू शंट मैग्नेट द टॉर्क इज नॉट जीरो पावर फैक्टर। ठीक है, तो उसमें एक शंट मैग्नेट लगाते हैं। ठीक है, तो याद रखना, देखो जो हमारी एनर्जी मीटर होती है उसमें कई सारे लॉसेस बोले, एक तरीके से बोले एरर होता है। ठीक है, जैसे क्रिम्पिंग एरर हो गया, फ्रिक्शन एरर हो गया, ठीक है, टॉर्क एरर हो गया। तो उसके लिए एक चीज़ हम प्रयोग करते हैं, सब एरर को दूर करने के लिए, तो एक शंट मैग्नेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू शंट मैग्नेट क्या होता है? क्योंकि शंट मैग्नेट लगे होते हैं एनर्जी मीटर में, तो शंट मैग्नेट के कारण क्या होता है? वो जो टॉर्क होता है वो जीरो इज़ नॉट जीरो पावर फैक्टर होता है। ठीक है, यानी प्रेरणीय वाट मीटर में शंट चुंबक के कारण बल आघूर्ण शून्य शक्ति गुणक नहीं है। इसके किसके लिए? तो ये एक तरीके से क्या हो गया, हमारा त्रुटि हो जाती है, एरर होता है। तो इसको दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो सर ये दूर करने के लिए हम शेडिंग रिंग का प्रयोग करो या फिर शक्ति गुणक पूरक का प्रयोग करो। इन दो का प्रयोग करके, यानी बोथ ए एंड बी, शेडिंग रिंग या पावर फैक्टर कंपनसेटर का प्रयोग करके हम चाहें तो इस त्रुटि को दूर कर सकते हैं। ठीक है, यानी देखो इंडक्शन मोटर है तो उसमें शंट मैग्नेट लगे होते हैं, उसके कारण क्या होता है? बलागुण शून्य स्थिति गुणक नहीं होता है। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? शेडिंग रिंग या फिर शक्ति पूरक का प्रयोग करके, शक्ति गुणक पूरक का प्रयोग करके इसको दूर कर सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। द इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है। ठीक है, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है, सिंगल फेज यानी जो हमारे घर में लगा होता है। तो क्या यूज़ करता है? कंट्रोल स्प्रिंग, पॉइंटर, ब्रेक चुंबक, स्पिंडल या सभी? तुमको पता है सर ये सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। पॉइंटर लगा होता है कि नहीं होता है ये बताओ? तो सर नहीं लगा होता है। ठीक है, कंट्रोल स्प्रिंग नहीं लगे होते हैं। बस होता क्या है सर? ब्रेक चुंबक यानी ब्रेक मैग्नेट और स्पिंडल लगा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पॉइंटर उसमें नहीं लगा है जी। ठीक है, एनर्जी मीटर में पॉइंटर नहीं होता क्योंकि वो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, वो समकालिक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसलिए उसमें इंडिकेटर नहीं होता है, यानी पॉइंटर लगेगा ही नहीं, जो एल्युमिनियम की बनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सही है ना। चलो अगला देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच वर्क ऑन डीसी कौन होता है? अच्छा, ऐसा कौन सा यंत्र है जो केवल डीसी पे कार्य करता है? तो देखो इंडक्शन तो होता नहीं है। ठीक है, बचा क्या? हमारा इलेक्ट्रोलाइट बचा है और मरकरी बचा है। तो हमारे ये जो इलेक्ट्रोलाइट मोटर हो या मरकरी मोटर हो, ठीक है, सभी क्या करते हैं? डीसी पे कार्य करते हैं। ठीक है, तो वो चाहे इलेक्ट्रोलाइट मोटर हो चाहे मरकरी मोटर हो, दोनों ही किस पे काम करते हैं? हमारे डीसी पे काम करेंगे। सही है ना, इसको याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट एनर्जी मीटर है वो किसको मापेगा? फिर वही कहानी सर, इलेक्ट्रोलाइट एनर्जी मीटर है तो वो डीसी को ही मापता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट मतलब वैद्युत अपघट्ट, और वैद्युत अपघट्ट जहाँ भी दिखता है 100 में से 95 बार 98 बार तुमको यही मिलेगा कि सर ये डीसी होता है, और डीसी में ही एम्पियर आवर मीटर होता है। सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रिज बाई विच इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेसिस्टेंस। अच्छा, ऐसा कौन सा ब्रिज है जिसके कारण हम इंडक्टेंस तो मापते हैं मगर कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस का प्रयोग करके मापते हैं? तो ये हमारा कौन सा होता है सर? एंडरसन ब्रिज होता है। ठीक है, कौन होता है? एंडरसन ब्रिज। यानी एंडरसन ब्रिज हमको पता है क्या मापता है सर? लो रेसिस्टेंस मापता है। ठीक है, लो रेसिस्टेंस मापता है, जो कि क्यू की वैल्यू क्या होती है?
जब तक क्यू की वैल्यू 1 से कम होती है तो हमारा लो रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, क्यू की वैल्यू 1 से 10 के बीच में होती है तो मीडियम, और क्यू की वैल्यू यानी क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू अगर 10 से ज़्यादा होती है तो वो हाई। हाई किससे मापा जाता है? तो सर हेज ब्रिज से मापा जाता है। ठीक है, और हमारे मैक्सवेल जो होता है वो मीडियम को मापता है और एंडरसन लो को मापता है, मगर किसका प्रयोग करके? कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस का प्रयोग करके। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। चलो क्या बोला है? अ टेलीविज़न रिसीवर यूज 240 वोल्ट है। कितनी सोर्स है? 60 वोल्ट है। तो पावर कितना लगेगा? तो हमको सर पता है P बराबर V/I होता है, तो I निकालेंगे क्या हो जाएगा? P/V हो जाएगा। ठीक है, तो V का मान I का मान कितना हो जाएगा हमारा? 4 एम्पियर सही हो जाएगा। ठीक है, 4 एम्पियर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। चलो क्वेश्चन क्या है? एक वोल्ट मीटर 50 माइक्रो एम्पियर मीटर मोमेंट है, तो सेंसिटिविटी कितनी होगी? तो हमको पता है सर 1/, यही होता है ना, डिफ्लेक्शन फुल FL फ्लूट। तो 50 माइक्रो दिया है, कोई दिक्कत नहीं, करके देखते हैं। 1/50 दिया माइक्रो, तो 50 नीचे लिखते हैं, माइक्रो मतलब 10 के घाते 6। तो इसको अगर 10 के घाते हम 4 कर दें कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे 100 कर दें, सही। इसको काट देते हैं, कितना आ गया हमारा? 2 आ गया। ठीक है, तो कितना रहा? 2 और 4 0 हो जाएगा, तो 20 ओम पर वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 20,000 ओम पर वोल्ट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 61 का डी सही हो जाएगा। सही है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इफ़ 1 एम्पियर करंट इज अलाउड टू एक्यूमुलेट चार्ज फॉर 5 सेकेंड। ठीक है, 1 एम्पियर की है और 5 सेकेंड के लिए फ्लो हो रही, तो क्यू का मान कितना होगा? यानी आवेश का मान कितना होगा, कूलम का मान कितना होगा? तो हमको पता है सर जी क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू टी। क्यू बराबर आई टी होता है। आई का मान कितना दिया है सर? 1 एम्पियर है। टी का मान कितना है सर? 5 सेकेंड है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? कूलम में ही होगा। ये एम्पियर तो पहले ही कट गया, बचा क्या सर? 5 कूलम हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी 62 का डी हो जाएगा। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? टू इंक्रीज द करेंट सेंसिटिविटी बिलो 10 मिलीवोल्ट इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज। मतलब धारा सुग्राहिता कितनी है? 10 मिलीवोल्ट के नीचे से बढ़ाने के लिए। ठीक है, सेंसिटिविटी किसको बोलते हो? कि वो कितने निम्न से निम्न मान को वो माप सकता है, उसकी क्या कहलाती है? सुग्राहिता कहलाती है। ठीक है, तो है क्या ये? एम्पलीफायर का प्रयोग करोगे, मॉड्यूलेटर का, ट्रांसड्यूसर या ऑसिलेटर का प्रयोग करोगे। तो हमको पता है सर निम्न से निम्न मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एम्पलीफायर का, क्योंकि 10 मिली वोल्ट नीचे है, इसको बड़ा करके तुमको बताएगा, फिर तुम उसी अनुपात में कह दोगे कि अच्छा सर ये इतना माप रहा था, तो कम से कम मान को भी ये माप रहा है। सही है, तो इसलिए एम्पलीफायर इसका सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे जो छोड़ना पड़ सकता था तुम लोग को। देखो, इन ए रैम्प टाइप डीवीएम द मल्टी वाइब्रेटर डिटरमाइन द रेट ऑफ किसका? तो सर ये जो मापता है ये हमारा मापता है साइकिल कितना हुआ, साइकिल का माप करता है। ठीक है, यानी मापन चक्र शुरू होते हैं उसको मापता है। ठीक है, कौन? रैम्प डीवीएम होता है। ठीक है, जिसको याद रखना, बहुत कंपित होता है, यानी मल्टी वाइब्रेटर का ही होता है। मल्टी वाइब्रेटर हो गया, मोनो वाइब्रेटर हो गया। ठीक है, सही है ना। मल्टी वाइब्रेटर के 3 प्रकार, सिंक्रोनस मल्टी वाइब्रेटर, ये सिंक्रोनस मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, ऐसे ऐसे करके होते हैं, मोनो स्टेबल, ऐसे ऐसे करके बाई स्टेबल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं। सही है ना, तो याद होगा तो मार देना, नहीं छोड़ दी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सही है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। इन द बिगिनिंग ऑल द आउटपुट ऑफ अ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेट टाइप रजिस्टर आर। यानी शुरुआत में उत्तरोक्त सन्निकट प्रकार रजिस्टर के सभी निर्गम होते लॉजिक 0, लॉजिक 1, टॉगलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो शुरुआत में जो होता है सभी के लॉजिक क्या होते हैं? 0 होते हैं। फिर जैसे रजिस्टर पे जैसे जैसे इस पर तुम डाटा रखते जाओगे वो उसी हिसाब से क्या होते हैं? बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो देखो क्वेश्चन पूछ ही लिया कि क्यू मीटर जो होता है वो किसकी प्रॉपर्टी को दिखाता है? तो भी बताए ना, क्यू मीटर यानी अंडर फलाना ढिपाना कौन था? प्रेरकत्व को ही मापता है ना, इंडक्टेंस को ही मापता है ना। तो हम बोल देंगे सर जी जो क्यू मीटर होता है वो हमारे इंडक्टिव कॉइल के गुण को मापता है। ठीक है,
सही है ना, और कैपेसिटिव कॉइल के गुण को भी मापता है। तो क्यू मीटर प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगा हमारा, बोथ 66 का डी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड सी को मापता है, नॉन इंडक्टिव नहीं होता, इंडक्टिव और कैपेसिटिव कॉइल दोनों को मापता है, सही है ना, याद रखना। और क्यू मीटर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर मीटर होता है, जो कि सीरीज रेजोनेंस, ठीक है, याद रखना, सीरीज रेजोनेंस के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा था कि क्यू मीटर कार्य करता है, तो सर सीरीज रेजोनेंस के आधार पे, सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर होता है किस लिए डिज़ाइन किया जाता है, वेरी स्मॉल वोल्टेज के लिए, वेरी हाई वोल्टेज के लिए, बोथ स्मॉल और हाई वोल्टेज के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो हमको पता है कि सर जो हमारी ये होते हैं 67 यानी जो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर होते हैं वो कम और ज़्यादा वोल्टेज दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इससे ज़्यादा वोल्टेज और कम वोल्टेज दोनों माप सकते हो, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। RMS रीडिंग वोल्टमीटर कैन एक्यूरेटली मेजर वोल्टेज ऑफ, यानी एक RMS पाठ्यांक वोल्टमीटर किसकी वोल्टता सही माप सकता है, साइन वेव का, स्क्वायर वेव का, साटूथ वेव का, या सभी का। तो ये जो सही आंसर हो जाएगा वो सभी का सही वेव माप सकता है, ठीक है, RMS पाठ्यांक, ठीक है, पाठ्यांक अगर वोल्टमीटर किसकी वोल्टता सही मापेगा तो सभी के माप सकता है, ठीक है, इसको याद रखना, क्योंकि स्क्वायर हो, ये है, साटूथ हो, साइन वेव सबकी का माप सकता है, क्योंकि सभी में क्या होंगे, RMS वैल्यू होते हैं, सही है। चलो अगला है हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल यानी गैर नवीकरण है, नवीकरणीय है, या बोथ सी का ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमको पता है कि ये कैसे होते हैं, सर हमारे नवीकरणीय विद्युत होते हैं, यानी रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसको याद रखें, नॉन रिन्यूएबल नहीं, रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है, यानी एक तरीके से कहें तो हमारे किस में आते हैं, जो परंपरागत होते हैं उसके अंतर्गत ही आते हैं, पानी वाले, ठीक है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी नवीकरणीय सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू टर्मिनल वेरिएबल रेसिस्टर किसके द्वारा कैसे पहचाना जाता है, क्या कहा जाता है, एक दो टर्मिनल चर प्रतिरोधी किस रूप में जाना जाता है, पोटेंशियोमीटर, थर्मिस्टर, रियोस्टेट या वाइपर। तो हमारा ये जो होता है हमारे रियोस्टेट कहलाते हैं, ठीक है, तो ये ना रियोस्टेट में यूरेका या मैग्नीट के तार प्रयोग किए जाते हैं, अगर वायर बाउंड है तो कॉपर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना, यानी क्या होते हैं, इसके प्रतिरोध को मान हम चाहें तो बदल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, लोड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर जनरली क्या होते हैं, ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ट्रांसमिशन है डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस पर जो लोड होता है अधिकतर वो क्या होते हैं, अनबैलेंस होते हैं, क्या होते हैं, अनबैलेंस ही होते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में इंडक्टिव लोड तो ज़्यादा होते हैं, मोटर, पंखा, टीवी जो भी चलते हैं वो इंडक्टिव लोड के होते हैं, इसलिए पावर फैक्टर भी लैगिंग ही होता है, सही है ना। चलो तो याद रखना असंतुलित होते हैं। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर क्या करता है, AC को DC से, DC से AC को, या फिर DC को स्टेप अप स्टेप डाउन करता है, या फिर AC वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि ट्रांसफार्मर DC पे काम करता नहीं है, DC पे काम करोगे तो वाइंडिंग जल जाएगी, ठीक है, ये भी पूछता है कि DC सप्लाई दोगे तो क्या हो जाएगी, सर प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, क्योंकि प्रेरण के लिए, फैराडे लॉ के लिए AC होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारे किस पे काम करता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन AC वोल्टेज को करने का काम करता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक RC एकीकारक का निर्गम किस पर लिया जाता है, यानी द आउटपुट ऑफ एन RC इंटीग्रेटर इज टेकन अक्रॉस द, तो जो RC इंटीग्रेटर होता है उसका आउटपुट किस पे लेते हो, डायोड पे, संधारित्र पे, या फिर प्रतिरोध पे, या सोर्स पे। तो किस पे लेते हैं सर, अधिकतर RC का जो होता है सर हम लेते हैं प्रतिरोधक पे लेते हैं, किस पे लेते हैं, प्रतिरोधक पे लेते हैं, ठीक है, रेसिस्टर पे लेते हैं, सही है, ठीक है, RC ठीक है, तो प्रतिरोध पे नहीं जी, कैपेसिटर पे लेते हैं, ठीक है, किस पे लेते हैं, कैपेसिटर पे लेते हैं, और कैपेसिटर कैसे जुड़ा होता है, पैरेलल से जुड़ा होता है, तो आउटपुट किस पे लिया जाता है हमारा, सर लिया जाता है हमारे कैपेसिटर पे लिया जाता है, संधारित्र पे, सही है ना। चलो अगला देखते हैं, 3 फेज सिस्टम में जो वोल्टेज होता है किसके द्वारा सेपरेट किए जाते हैं, ठीक है, 3 फेज वोल्टेज की
बात कर रहा है। तो 3 पेज में तो सबको पता है सर कितना होता है, बच्चों का क्वेश्चन है 120 डिग्री होता है। सही है ना, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन है बैक ईएमएफ ऑफ सिंक्रोनस मोटर डिपेंड ऑन, यानी सिंक्रोनस मोटर का बैक ईएमएफ किस पे निर्भर करता है। तो ये सर हमारा करता है लोड एंगल पे, या फिर दिया होता है एक्साइटेशन, ठीक है, तो उस पर भी मार सकते थे। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी पे करता है लोड एंगल। सही है ना। चलो अब बहुत लोग कहेंगे सर जी स्पीड बढ़ेगा तो बैक ईएमएफ, ये डीसी में होता है, ठीक है, डीसी मोटर में होता है या इंडक्शन मोटर में। सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, लोड एंगल पे निर्भर करता है। सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिपथ विच्छेदक आवश्यक रूप से किस लिए होते हैं। हमको पता है टू ब्रेक द सिस्टम, या फिर ट्रांसफार्मर को आइसोलेट करने के लिए, या आग बुझाने के लिए, या फिर करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट कॉल्ड इलेक्ट्रोड होते हैं। तो क्या होते हैं हमारे ये, तो सर हमारे ये होते हैं सर्किट ब्रेकर। तो हमारे किस लिए प्रयोग किए जाते हैं, सिस्टम को ब्रेक करने के लिए नहीं होते हैं जी, याद रखना फॉल्ट के समय जो होता है उसके लिए यूज होते हैं। ठीक है, सर्किट ब्रेकर कभी भी अपने से ही तुम सर्किट ब्रेक करने के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, ये जब क्या होता है कभी फॉल्ट वोल्ट होता है तब अपने आप डाउन होते हैं। तो इसका अधिकतर जो प्रयोग होता है हमारे 76 का, ये डी सही आंसर हो जाएगा कि करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट होते हैं कॉल्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये हमेशा क्या होते हैं, एक तरीके से सर्किट को हमेशा जुड़े रहेंगे। जब फॉल्ट होता है तब ब्रेक करने की कहानी आती है। सही है ना, तो इसको याद रखना। और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड ही बोलते हैं, उसके सर्किट में जो सारे इलेक्ट्रोड जोड़ रखा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है कि रिलक्टेंस मोटर का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, यानी प्रतिष्ठा मोटर को वरीयता दी जाती है। हमको पता है रिलक्टेंस मोटर क्या है, सिंगल फेज मोटर है, या फिर जिसको फ्रैक्शनल मोटर या फिर आंशिक मोटर कहते हैं, ये है। ठीक है, इसका काम कहाँ करते हैं, सर सिग्नलिंग और टाइमिंग डिवाइस में करते हैं। क्योंकि रिलक्टेंस मोटर और हिस्टैरिसीस मोटर एक प्रकार का सिंक्रोनस मोटर है, सिंगल फेज का, बिना एक्साइटेशन वाला। ठीक है, तो ये जहाँ पे चाल नियत या समय नियत ये सब की आवश्यकता होती है वहाँ पे प्रयोग करते हैं। सही है, लिफ्ट हाउस में कितना प्रयोग करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का। रेफ्रिजरेटर में परमानेंट कैपेसिटर का या फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, याद रखना। इलेक्ट्रिक शेवर में अधिकतर यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं। इंटरनल असिस्टेंस ऑफ 2000 वोल्ट ओम पर वोल्ट है। ठीक है, वोल्टमीटर सेट ऑन 5 वोल्ट रेंज है। सही है, तो कितना प्रतिरोध होगा ये निकालना है। सही है, कितना प्रतिरोध होना चाहिए ये निकालना है ना, कोई दिक्कत नहीं, ओम में निकालना है तो इसको कर देते हैं 1 2 3 4 गुणे 5 वोल्ट है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 हो गया ये, फिर कितने जीरो हैं 1 2 3 4, 10 ये हो जाएगा, फिर 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो 78 का बी हमारा सही निकल के चला आएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा, 78 का बी सही हो जाएगा। इसी तरह कर देना, 20,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ओम पर वोल्ट है ना, देखो ओम पर वोल्ट है और गुणे जब वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्ट से वोल्ट कट जाएगा, बचेगा फिर हमारा केवल बी यानी ओम ही बचेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। When fourth resistor is connected in series with 3 resistor, the total resistance कितना हो जाएगा। अच्छा, 4 रसिस्टर है। ठीक है, क्या है, 4 रसिस्टर और 3 रसिस्टर के साथ कैसे कनेक्ट किया गया है, हमारे सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो वैल्यू क्या होगी, एक चौथाई घटी आएगी, एक चौथाई बढ़ी आएगी, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम होगा। देखो क्या दिया है, मैन फोर्थ रसिस्टर इन कनेक्टेड इन सीरीज दिया था विथ 3 रसिस्टर। तो याद रखना फोर्थ रसिस्टेंस जब सीरीज में कनेक्ट किए गए, यानी एक तरीके से एक ओम का मान लेते हैं। ठीक है, तो एक 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 ये 4 ओम निकल के आया। ठीक है, और जब ये 3 ओम के 3 रसिस्टर के साथ सीरीज में होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हमेशा, इनकी टोटल रसिस्टर इंक्रीज ही होगा, क्योंकि सीरीज में इंक्रीज ही होता है। अगर पैरेलल दिया होता तो सर पैरेलल में क्या मारते हैं, डिक्रीज हो जाएगा। सही है ना। चलो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ मरकरी आर्क रेक्टिफायर कैरेक्टरिस्टिक ब्लू लुमिनियसिटी इज ड्यू टू, यानी एक मरकरी चाप दृष्टिकारी में लाक्षणिक ब्लू
ल्यूमिनिसिटी किसके कारण होता है, यानी एक तरीके से कहें तो मरकरी आर्क रेक्टिफायर होता है। इसमें क्या होता है, ब्लू कलर की लाइट निकलती है, या फिर एक तरीके से चिंगारी टाइप का निकलता है। तो किसके कारण होता है, मरकरी के कलर के कारण, आयनीकरण के कारण होता है, या उच्च तापमान के कारण होता है, या इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम के कारण होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, जो आयोनाइजेशन होता है, भंजन होता है। ठीक है, उसी कारण होता है। जैसे कोरोना लॉस में क्या होता है, अगल बगल के हवा का भंजन होता है, तो इसके कारण क्या होता है, हमको नीला प्रकाश दिखाई देता है। तो सेम कहानी इसमें भी प्रयोग होता है, क्योंकि आर्क ही निकल रहा है, और आर्क में क्या होता है, अगल बगल की हवा भंजित हो जाते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, आयोनाइजेशन होने लगता है। सही है, तो आई होप ये 80 क्वेश्चन हुए थे, और बाबू सेशन पसंद आएगा। ठीक है, और सेशन पसंद आएगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट भी जरूर देख लेना। ठीक है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के काम करेंगे। सही है, ये किसका पेपर है, HPSSC का है, इलेक्ट्रीशियन का, जो 2022 में पेपर हुए थे। सही है, चलो सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं कि तुमको आसानी हो, तुमको समझ में आए कि अच्छा सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इस टाइप का ट्रेंड चल रहा है, जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। सही है ना, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।